हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मध्य प्रदेश की जो एग्जाम पीडीएफ करंट अफेयर्स आती है, इस बुक को हम पूरा कवर कर रहे हैं। इस बुक के माध्यम से ऑलरेडी हमारी 9 से 10 वीडियो बन चुकी हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर हम चैप्टर की बात करें कि अभी तक हम कितने चैप्टर को कवर कर चुके हैं, वीडियो तो बन चुके हैं पर चैप्टर कितने कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर हम एक एक करके थोड़ा सा जितने नए व्यूअर हैं उनको पता चल जाएगा। नियुक्तियां हो चुकी हैं, हमारी मंत्रिमंडल हो चुके हैं, बोर्ड एवं आयोग परिषद, व्यक्तित्व, निधन, चर्चित स्थल, प्रतिमाएं, अभियान, मध्य प्रदेश की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम, नई तहसीलें, नए जिले, नई नीतियां और अधिनियम के बाद हम यहाँ पर 14 चैप्टर तक जो है कर चुके थे। अभी और भी कर चुके हैं, है ना। अभी यहाँ पर बात की जाए तो देखोगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य, परिवहन, संचार, प्रौद्योगिकी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और यहाँ पर आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पर बात की जाए तो हम यहाँ पर प्रमुख सूचकांक, मध्य प्रदेश में प्रथम, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सतत विकास, जीआई टैग, पोर्टल, प्रमुख परिवर्तित नाम, पुस्तकों के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो हमारे जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं वो आपका चैप्टर होने वाला है आपका नदी जोड़ो परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में शिक्षा, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और मध्य प्रदेश की पर्यटन कला संस्कृति के बारे में। तो आज हम 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा कौन सा आएगा इसको भी समझ लेते हैं। तो इसके बाद जो अब मेन चैप्टर बचे हैं जो थोड़ा बड़े भी रहते हैं, पुरस्कार सम्मान की बात करेंगे, प्रमुख सम्मेलन उत्सव के बारे में बात करेंगे, खेलों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, स्पोर्ट्स से बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपका बजट और सर्वेक्षण है इसके बारे में एक वीडियो में, तो ये सब एक एक वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सोच रहे हैं कि आपके लिए जो वन लाइनर फैक्ट है, जो वन लाइनर है उनको लेके आ जाए, जिससे कि आप लोग वन लाइनर को एक बार पढ़ दें और जो एमसीक्यू हैं उनको भी। तो यहाँ पर अभी हमारी 5 वीडियो और बनेंगी, लगभग 5 वीडियो में इस बुक को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है जल संसाधन एवं नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर नदी जोड़ो परियोजनाओं से देखो क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। साथ में इस पुस्तक को अगर आपको लेना हो तो आप अपने शहर के स्टोर से या फिर आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, वहां से भी परचेज कर सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना से। आज हमारे 4 चैप्टर हैं, ध्यान रखना है, चारों चैप्टर इंपोर्टेंट है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना से बात करें तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त रूप से परियोजना है। मतलब कि दोनों ज्वाइंट रूप से ताप्ती बेसिन मेगा परियोजना चल रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जोड़ो परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ 10 मई 2025 को हस्ताक्षर किए गए, और दोनों राज्यों में सिंचाई क्षेत्र की विस्तार और पेयजल की उपलब्धता जो है इससे बढ़ाई जाएगी। परियोजना में मुख्य रूप से 4 संरचनाओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी हरिया गुटी पर बांध बनाया जाएगा, और यहाँ पर कुल सिंचाई जो होगी मध्य प्रदेश के लिए 3,57,788 हेक्टेयर होगी, और महाराष्ट्र के लिए 2,34,706 हेक्टेयर में जो है सिंचाई यहाँ पर की जाएगी। टोटल मिलाकर 3,57,000 है। मध्य प्रदेश में 1,23,082 हेक्टेयर पर होगी, और महाराष्ट्र में 2,34,706 हेक्टेयर पर सिंचाई जो है की जाएगी। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर जो तापी नदी है उसमें बजाड़ा जोन जो है तैयार किया जाएगा, और यह ताप्ती नदी के समानांतर ही जाता है। तो नाम थोड़ा सा अजीब था, सॉरी, माफी चाहता हूँ। बजाड़ा डॉन को तैयार किया जाएगा जो कि ताप्ती नदी के समानांतर ही है, और ये महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकरनार, खालवा की कुल 4 तहसीलों को लाभ मिलेगा, और प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्र निवाड़ क्षेत्र को भूजल स्तर से यह बढ़ावा मिलेगा। तो जूम कर लेते हैं, शायद तो आप लोगों को थोड़ा कम दिख पा रहा होगा, है ना। अभी ठीक है। फिर आती है हमारी चंदेवा की बावड़ी। चंदेवा की बावड़ी की बात की जाए तो भाई 350 वर्ष पुरानी है चंदेवा की बावड़ी, जो कि दतिया शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, दतिया भांडेर मार्ग के दाहिनी ओर। इसकी वर्तमान स्थिति काफी अच्छी होने के कारण इसे भारत की जल धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो कभी पूछा जाए तो चंदेवा की बावड़ी दतिया भांडेर मार्ग पर है, और इसको भारत की जल धरोहरों की सूची में जो है स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना सन 1675 में की गई थी। इसके निर्माता राजा वीर सिंह थे, जो कि प्रथम। बाणसागर नदी पर डांगुरली बैराज का निर्माण किया गया है, और बाघ नदी पर वियर का निर्माण, और लाबा घोगरी तोतला डोह जल विनिमय परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की एक सैद्धांतिक सहमति से बनी है परियोजना है। सिंगरौली जिले की बात किया तो कंचन नदी पर पुनर्जीवन परियोजना सरकार समाज के सहयोग से नदी संरक्षण का एक अनूठी पहल है।
नरसिंहपुर जिले की बात की जाए तो ग्राम पंचायत अंडिया डोंगर गांव की सेड़ नदी है उस पर 300 बोरी बंधान जो है बनाए गए हैं और बोरी बंधान के माध्यम से नदी में बहते पानी को रोका गया है। तो छोटी छोटी कुछ आपकी बैराज या निर्माण बनाए गए हैं उनको भी देखना है, जो बड़े बनाए गए हैं उनको भी एक बार नजर जरूर मानना है। फिर आता है बड़े में पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमति जो लागत है 72,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश 35,000 और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए जो है व्यय करेगा, खर्च करेगा। केंद्र की इस परियोजना में कुल लागत बात की जाए तो 90% केंद्रांश, 10% जो है राज्य रहेगा। परियोजना से मध्य प्रदेश के 13 जिलों को इसमें लाभ मिलने की अनुमान बताया जा रहा है कि 13 जिलों को मध्य प्रदेश के लाभ मिलेगा। और स्वीकृति जो है परियोजना को मध्य प्रदेश के मालवा एवं चंबल क्षेत्र के 10 जिले जिसमें गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, देवास, इंदौर, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़ के कई सारे गांव हैं, जैसे 18,065 गांव हैं और 4,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता जो है यहाँ पर निर्मित हो जाएगी, जिससे 40 लाख की आबादी को पेयजल भी उपलब्धता यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही चंबल दाई मुख्य नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों को 1205 जो ग्राम हैं इनको यहाँ पर सिंचाई की सुविधा जो है मिल जाएगी। तो ये अच्छी योजना है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे गांव, बहुत सारे जिले से सुधर रहे हैं। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता की बात किया तो 1908.83 घन मीटर होगी और यहाँ पर परियोजना के अंतर्गत 21 बांध या बैराज निर्मित की जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 21 बांधों का निर्माण इस परियोजना में किया जाएगा। सिंगस्त के लिए छिप्रा में पानी इसी से आएगा और सिंगस्त 2028 के लिए छिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए सेवर खेड़ी और या सिलार खेड़ी एवं चितावत परियोजना इसमें शामिल जो है की गई। सिंगस्त का मेला लगता है छिप्रा नदी पर, आपको पता होगा, है ना। तो इस पर इस मेले में जो पानी है वो छिप्रा नदी से ही आएगा। संशोधित है पार्वती काली जो चंबल लिंक परियोजना है इसमें कुछ संशोधन भी है। जैसे प्रथम चरण में ही किया जाएगा मालवा क्षेत्र परियोजना के प्रमुख घटकों का निर्माण। पहले चरण में सिंचाई और पेयजल यहाँ पर घटकों का निर्माण जो है फेज 2 में रखा जाएगा। संशोधित पार्वती काली चंबल लिंक परियोजना प्रदेश के चंबल मालवा सिंचाई पेयजल के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता होगी। पर्यटन क्षेत्र में बात की जाए तो उद्योग क्षेत्र को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 दिसंबर 2024 को पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को जो है लागत बताई है कि 28,798 करोड़ 2 लाख रुपए यहाँ पर अनुमोदन जो है दिया गया है। इस अंक के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 17 परियोजनाओं, राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं शामिल की गई हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इस कार्य परियोजना को आगामी 5 वर्षों में पूर्ण यहाँ पर जो है कर लिया जाएगा। तो ये कई सारी आपकी नदी जोड़ो परियोजनाएं थी, जिसमें से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज और पार्वती काली सिंध। तो इनमें से दो तो आपको याद रखना है। ताप्ती बेसिन किसके राज्य के बीच में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच में। पार्वती काली सिंध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच में। तो ये कुछ कुछ पॉइंट तो याद करो जिससे कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने वाली पार्वती, कूनो, काली सिंध, चंबल, छिप्रा सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग जो है किया इसमें जाएगा। परियोजना के अंतर्गत 21 जो बांध बनाए जाएंगे इसमें बैराज, बेलिसिंग, रिचार्ज व आदि का निर्माण जो है किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स में 4 बांध, जिसमें कटीला, सोनपुर, पावा, धनवाड़ी 2 बैराज बांध, श्यामपुर और नैनागढ़ में। कुंभराज कॉम्प्लेक्स में 2 बांध बनाए जाएंगे, कुंभराज 1, कुंभराज 2, रणजीत सागर बांध, लखुंदर बैराज, ऊपरी चंबल कछार में 7 बांध बनाए जाएंगे। सोनचिरी, रामबासा, बचेरा, पदुनिया, सेवरखेड़ी, चितावद और सीकरी सुल्तानपुरा, ये सभी जगहों पर आपके 21 बांधों का निर्माण जो है किया जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इतना खास है नहीं, जो बस मोटी मोटी बातें होंगी उस पर बोल दिया है। चलिए नेक्स्ट आती है इंपोर्टेंट केन बेतवा लिंक परियोजना। ये बहुत इंपोर्टेंट है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली बनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो ऐसी परियोजना है जो देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली बनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना में केन नदी पर तैयार जो है की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई के दोधन बांध एवं 2 टनल का निर्माण जो है किया जा रहा है। केन नदी पर दोधन बांध से 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के द्वारा दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा को यहाँ पर केन नदी के अधिशेष को बेतवा नदी में अंतरित जो है किया जाएगा। तो केन नदी का जो अधिक जल होगा वो आपका बेतवा नदी में जो है भेजा जाएगा। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की इस परियोजना के हिसाब से 10 जिलों को लाभ मिलेगा, ध्यान रखना है, जो कि छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी,
पन्ना, दमोह, सागर, दतिया, बेतवा, सॉरी ये आपके 10 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के हुआ है और बेतवा बेसिन के बिदसा, शिवपुरी, रायसेन जिले आपके जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर लाभ मिलेगा। 2000 से ज्यादा गांवों को इससे लाभ मिलने वाला है। टोटल 10 जिलों को यहाँ पर इस परियोजना से इनको लाभ मिलेगा और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। कैन बेतवा लिंग नदी से जुड़ने के लिए मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी भारी लाभ होगा, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश का काफी सूखाग्रस्त है। तो यहाँ पर 10 जिलों के भी उत्तर प्रदेश के 7 लाख से किसानों को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। कैन बेतवा लिंग परियोजना को अगर थोड़ा सा आप डायग्राम को समझ पा रहे होंगे तो समझ लीजिए, ये देखिए ये आपका दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी केन नदी। केन नदी से पानी को ले जाकर बेतवा नदी में जो है आपको शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, सूखे सिंचाई की समस्या को खत्म किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से यह परियोजना है। चलिए अब वही सब बातें हैं, आप लोगों ने शायद ज्यादातर तो चीजें पढ़ी ली होंगी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। चलिए तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर आता है मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रदेश। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, किसके, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग नेक की A++ ग्रेड में प्राप्त हुई है। तो कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है, A++ ग्रेड जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को प्राप्त हुई है। तो यही क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है, तो इसको याद रख लो। भारत बिल्डाथॉन 2025, 12 अक्टूबर 2025 को भारत बिल्डाथॉन के लिए प्रदेश के 4 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें से बात किया है तो शासकीय कमला नेहरू विद्यालय भोपाल, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, शासकीय संदीपनी विद्यालय रतलाम, संदीपनी विद्यालय नौगांव जिला छतरपुर। ये 4 जिलों को जो है भारत बिल्डाथॉन 2025 में शामिल किया गया है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग 2000 स्कूल रैंकिंग, ये कहा था ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, तो 18 अक्टूबर 2025 को एजुकेशन वर्ल्ड संस्था की ओर से सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर ने 2025-26 में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। मॉडल स्कूल ने लगातार 3 वर्ष शासकीय क्षेत्र के विद्यालयों की कैटेगरी में अपने स्थान को बरकरार रखा है। मॉडल स्कूल को यह सम्मान स्टूडियो क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइकोलॉजी और अन्य विशेषताओं के कारण दिया गया है। फिर आता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो NIRF क्या है, NIRF। अब इसकी बात की जाए NIRF की अगर बात करें तो 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है NIRF 2025। इसमें उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग में उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें भोपाल को कैटेगरी में 201 में 201 से 300 बैंड में रैंक प्राप्त की गई है। प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जो 2024 में भी कॉलेज कैटेगरी में NIRF की रैंकिंग प्राप्त हुई। तो भोपाल का ही कॉलेज है जो आपका 2024 में भी रैंकिंग में था, उस वर्ष भी रैंकिंग में है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज जो है खोला जा रहा है। तो अगर कभी की बात की जाए कि MBBS के लिए हिंदी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है, आपके जबलपुर में खोला जा रहा है। आदिवाणी की बात किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आधारित अनुवाद उपकरण है। यह जनजातीय समुदायों को जोड़ने, उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित रखने की भाषाओं के डिजिटलीकरण में सहायता प्रदान करेगा। संदीपनी मालव कन्या विद्यालय इंदौर के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का एक्सीलेंस राष्ट्रीय स्तर का अलायंस फॉर इमेजिंग स्कूल एजुकेशन अवार्ड जो है अराइज नाम से अवार्ड मिला हुआ है। तो संदीपनी मालव कन्या जो विद्यालय इंदौर में है, इसको जो है आपका स्कूल अराइज नाम से जो है आपका अवार्ड दिया गया है। प्रदेश के 2 संदीपनी विद्यालय, एक तो रतलाम का विनोबा CM राइज स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 का नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की बात की जा रही है। दूसरा है CM राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ में, जो सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ में चुना गया है। लंदन स्थित T4 एजुकेशन संस्था ने संदीपनी विद्यालय को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शामिल किया हुआ है। तो दोनों विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, रतलाम वाला, झाबुआ वाला। पूरे विश्व के लेवल पर इन दोनों विद्यालयों को जाना जा रहा है। आवासीय शिक्षा परिसर की बात किया तो जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों का नाम अब माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर हो जाएगा। तो अब क्या नाम हो जाएगा, माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, नाम चेंज हो गया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो प्रदेश में जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए 82 कन्या शिक्षा परिसर में 8 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित जो है किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की बात किया तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद में A ग्रेड जो है प्राप्त हुआ है।
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को यूजीसी की श्रेणी ए में भी स्वायत्तता मिली हुई है। 8 अप्रैल 2025 को मंत्रिपरिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार से संबंधित संस्था एडसिल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हस्ताक्षर किए हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित शिक्षा एडसिल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की जो मिनी रत्न श्रेणी 1 में है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज सीपीएसई संस्था है, उसके साथ में यहाँ पर जो है हस्ताक्षर की है। रविंद्र भवन भोपाल में है और इसके बीच में 4 दिनों तक चलने वाली 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है आयोजन भी किया गया था भोपाल में ही। देश के पहले बात की जाए जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश के पहले जीएसआई भूवैज्ञानिक संग्रहालय जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो कभी आ जाए कहां पर किया है, ग्वालियर में किया है। उद्घाटन किसने किया था ये कभी पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति ने किया था। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की बात की जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर साय रघुनाथ साय संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोनों संग्रहालय याद रखो, एक तो छिंदवाड़ा में है, दूसरा जबलपुर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में 28.9% नामांकन है, राष्ट्रीय औसत अनुपात से जो है अधिक बताया जा रहा है। बात की जाए जैसे यहाँ पर 2024 में कुछ नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में खोला गया है, रानी अवंती लोधी विश्वविद्यालय सागर में खोला गया है और क्रांति सूर टंटैया भील विश्वविद्यालय खरगोन में खोला गया है। तो ये कम से कम 3 तो याद यही चीज रखो कि कहाँ खोले गए हैं। तात्या टोपे गुना में, रानी अवंतीबाई सागर में, क्रांति सूर टंटैया भील विश्वविद्यालय खरगोन में खोला गया है। स्टार्स योजना क्या है, ये इंपोर्टेंट है। स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है स्टार्स योजना। स्कूली शिक्षा विभाग की स्टार्स परियोजना को केंद्र सरकार की विश्व बैंक की सहायता इसमें प्राप्त हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार 60 और 40 अनुपात में फंड प्राप्त कर रही है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में फंड इसमें डाल रही है। योजना के तहत उन कार्यों को किया जाता है जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत नहीं किए जाएंगे। इन कार्यों में कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और शैक्षणिक सुधार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका नाम स्टार्स योजना रखा गया है। प्रमुख नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के बारे में बात करें मध्य प्रदेश में भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, प्रोफेसर मिलिंद दत्तात्रेय दांडेकर की नियुक्ति हुई है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि रीवा में है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार की नियुक्ति हुई है, कुलगुरु बने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय जो भोपाल में है, विजय मनोहर तिवारी की इसमें कुलपति नियुक्ति के रूप में चुने गए हैं। सिंगरौली प्रदेश का पहला माइनिंग कॉलेज खोला जा रहा है। सिंगरौली में अगर पूछे जाए तो पहला माइनिंग कॉलेज कहाँ पर, सिंगरौली में खोला जा रहा है। उज्जैन में देश का पहला वीर भारत संग्रहालय बनने वाला है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण में साइन लैंग्वेज शामिल करने वाला देश का पहला राज्य जो है बना हुआ है। थोड़ी सी और बात करेंगे, प्रदेश के 4 शहर जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सर्वोदय आवासीय विद्यालय जो है संचालित की जा रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सर्वोदय आवासीय विद्यालय को चलाया जा रहा है। देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत के नाम पर मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रदेश का पहला और दुनिया का तीसरा वाटर स्कूल भी जो है खोला गया है। मध्य प्रदेश की जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदेश की पहली बहुभूति संस्कृत पीठ भी बनाई जा रही है। बात किया प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए 730 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित जो है किया जा रहा है। भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और इंदौर में खोला जा रहा है। रीवा में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है। भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा फिर है मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय रतलाम जिले में खोला जाएगा और प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत विद्यालय की बात किया तो डंडेरी जिलों में स्थित है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित जो है किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिलिंग नेक में A++ ग्रेड अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय जो है बन चुका है। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक मध्य प्रदेश के सुजालपुर में शुरू किया जा रहा है और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी
CSU भोपाल में स्थित है। तो कभी पूछी जाए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब देखो, अब आप कहोगे सर याद नहीं हो रहा है, तो आपको ये तो शॉर्ट नोट्स बना लो इसके भी, या फिर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देख लो, उम्मीद करो याद हो जाएगा। याद रखना है, क्योंकि बार बार याद करोगे, बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे, याद स्वाभाविक सी बातें हो जाएगा। करंट अफेयर्स है, इतना पढ़ना चाहिए कि हमारा एग्जाम में सफल हो जाए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में यहाँ पर जो है बातें करने वाले। हेल्थ से भी 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एक ही क्वेश्चन बन गया तो आपका भाई इंपोर्टेंट हो जाता है। इस पूरी सीरीज से अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन मान लो बन जाते हैं, क्या बुराई है एक वीडियो देखने में? भाई बुराई तो नहीं है ना। करंट अफेयर्स का रोल बहुत हो गया है। अभी आपका FSO का एग्जाम आ रहा है, समझ में आ जाएगा आप सभी को। जितने लोग इसके वीडियो कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, सब समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में मिशन पोषण 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। अब देखो, यही क्वेश्चन हो सकता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया, तो 17 सितंबर से लेकर आपके 16 अक्टूबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस वर्ष का आयोजन 8वां पोषण माह था, 8वां पोषण माह के रूप में था। आयुष विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 सम्मान आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम परियोजना के लिए सफल क्रियान्वयन और उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रदान जो है किया गया है। कुपोषण मुक्त झाबुआ के तहत बनी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मोटी आई आंख अभियान का शुभारंभ लॉन्च यहाँ पर भी किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से किया था। यह एक देशव्यापी स्वास्थ्य पहल है जो 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? एक तो मध्य प्रदेश से चालू की गई है और पूरे भारत के लेवल पे देशव्यापी आपकी स्वास्थ्य पहल है, और इसका आयोजन 17 सितंबर 2025 को 2 अक्टूबर 2025 तक ही केवल किया जाएगा। बात की जाए सुमन सखी चैटबॉट। अब सुमन सखी चैटबॉट क्या है, तो सबसे पहले तो ये धार से लॉन्च की गई है 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा। सुमन सखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट है जो नागरिकों को गर्भावस्था के दौरान देखभाल, उच्च जोखिम कारकों की जानकारी, महिलाओं से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य योजनाएं, सीमाएं जानकारी आसानी से सुमन सखी चैटबॉट जो है उपलब्ध करवाती है। सुमन सखी अगर चैटबॉट की बात किया तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है, और यह 24/7 आवर्स किसी भी भाषा में, ज्यादातर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध जो है रहती है। 23 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा छतरपुर के ग्राम गढ़ा राजनगर में बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के द्वारा निर्मित किए जाने वाले मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में पता होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में गढ़ा राजनगर में बागेश्वर धाम जन सेवा समिति उसके प्रमुख हैं, और उन्होंने ही मेडिकल साइंस कॉलेज को शिलान्यास किया है। तो इनके द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। 19 जनवरी 2025 को भोपाल में देश का प्रथम फिट इंडिया क्लब का उद्घाटन किया गया है। 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रव्यापी फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 9 जिलों में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है, और 2030 तक प्रदेश को फलेरिया मुक्त बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखो। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत कब की गई? 10 फरवरी 2025 की गई। कब तक फलेरिया मुक्त घोषित करना है? 2030 तक करना है। देश में सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर रहा है। देश की पहली मेडिसिटी का निर्माण उज्जैन में किया जाएगा। बात की जाए MWEF कार्यक्रम। MWEF कार्यक्रम क्या है? तो मेटरिंग वुमेन एम्पावरमेंट फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपकी प्रदेश सरकार ने ह्यूमन विमन इंडिया और नोकिया ने दोनों ने मिलकर प्रदेश में की है। इसका उद्देश्य है कि युवा महिला और छात्राओं को आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, ताकि बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हो सके, तकनीकी उद्योग क्षेत्र से बेहतर करियर अपना भी बना सके और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। इस कार्यक्रम में प्रदेश की 12 जनजाति बहुल जिलों में शुभारंभ किया गया है, ध्यान रखना है। फिर आता है सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना। सैनिटेशन हाइजीन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए की है। इनका प्रयास जो है यूनिसेफ ने भी सहारा है। मुख्यमंत्री ने कहा है 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित छात्राओं के संवाद सम्मान कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटाइजेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख छात्राओं के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर उन्होंने अंतरित की है। सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना कक्षा 7 से 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी और नैपकिन की राशि जो है अंतरित की गई है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय करके लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित भी अब मध्य प्रदेश ने कर दिया है। तो ये दोनों का क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है, और अब इसका एक ही नाम हो गया है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
मध्य प्रदेश में कुपोषण की बात करेंगे तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 NFHS 3 2005-6 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-20 की जारी आंकड़ों की तुलना अगर की जाए तो राज्य में बच्चों में कुपोषण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 2005-6 में जहां 60% बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले थे, वहीं 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर केवल 33% बचा है। यह अवधि 45% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश में गिरावट के मामले में। 2005-6 में दुबलेपन की समस्या 35% थी, जबकि 2020-21 में घटकर केवल 18.9% हो गई है, यानी कि 45.9% की गिरावट दर्ज के साथ मध्य प्रदेश राज्य दूसरे स्थान पर देश में है। गंभीर दुबलेपन की समस्या 12.6 थी पहले और अब यह घटकर केवल 6.5 बची है, यानी कि 48.7% गिरावट के साथ मध्य प्रदेश इस श्रेणी में देश में दूसरे स्थान पर है। सीहोर में केंद्र सरकार की केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण करके ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए खेल परिसर का निर्मित भी यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन जो है नीमच जिले में जावद में हो रहा है और मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवेश सर्वेक्षण जो 5 है, इसके बारे में हम मुख्य बातें करेंगे रिपोर्ट की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो वैसे तो पूरी पढ़ना भी अपने आप में ठीक बात है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं बताई गई हैं। मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 956 लड़कियां बताई गई हैं। मध्य प्रदेश के 30 स्थानों में से 17वां स्थान मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 2.0 है। मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1000 लड़कों पर 959 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर 948 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात खंडवा जिले में बताया जा रहा है 1272। दूसरे स्थान पर भोपाल और सबसे निचले स्थान पर दतिया एवं सतना का है। तो फैमिली हेल्थ रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको ये भी पढ़ना है तो या तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग अपनी किताब से भी आप लोगों ने खरीदी होगी उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि फिर वो वही चीजें हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे पर्यटन एवं कला संस्कृति। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं पर्यटन कला संस्कृति, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहले पर्यटन एवं कला संस्कृति में हम कॉरिडोर की बात करेंगे कि कौन सा कॉरिडोर कौन सा स्मारक कहाँ पर है, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए अभी आपको देख पा रहा होगा प्रथम लोक कॉरिडोर की बात किया, जैसे संत रविदास लोक जो है सागर में है, देवी अहिल्या लोक खरगोन जिले में है, जागेश्वर धाम लोक बांदकपुर दमोह में है, माँ शारदा देवी मेहर में है, अटल स्मारक ग्वालियर में है, रानी अवंतीबाई स्मारक जबलपुर में है, नागलवाड़ी लोक बड़वानी जिले में है, पशुपतिनाथ लोक मंदसौर जिले में है, महाराणा प्रताप लोक भोपाल में है। बात की जाए भादबा माता लोक नीमच जिले में है, जागेश्वरी माता लोक चंदेरी जिले में है, नाग लोक बड़वानी जिले में है, शनि लोक मुरैना में है, वेंकटेश लोक सतना में है, गुफा मंदिर लोक भोपाल में है, खेड़ापति हनुमान लोक भोपाल में है, अद्वैत लोक ओमकारेश्वर में है, माई रतनगढ़ सेवड़ा दतिया जिले में है, नर्मदा मालोक अमरकंटक में है, बाबा बैजनाथ महालोक अगर मालवा जिले में है, परशुराम लोक जानापाव में है, पीताम्बरा माई लोक दतिया में है, जुगल किशोर सरकारी लोक पन्ना में है, महाकाल लोक उज्जैन में है, देवी महालोक सलकनपुर सीहोर में है, श्री राम राजा लोक ओरछा में है, जाम सांवली श्री हनुमान लोक पाडुरना में है, बनवासी श्री राम लोक चित्रकूट में है, नर्मदापुरम लोक नर्मदा कॉरिडोर नर्मदापुरम में है, वीर भारत स्मारक भोपाल में है, राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय भोपाल में है, सूरवीर संग्रहालय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में रामपायली बालाघाट में है, छत्रसाल लोक छतरपुर जिले में है, संत शिरोमणि श्री रविदास जी स्मारक सागर में है, रानी दुर्गावती स्मारक एवं संग्रहालय जबलपुर में है, श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता सेनानी छिंदवाड़ा में है, राजा शंकर साय रघुनाथ साय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जबलपुर में है। तो भाई ये जितने प्रमुख लोक कॉरिडोर स्मारक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर इनको एग्जाम में आएंगे, भाई आएंगे। कैसे आएंगे? मिलाने के लिए आएंगे, मिलाने के लिए आएंगे जब फंस जाओगे। इसलिए 2-3 बार देख लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भाई पढ़ लेना। अब हम मध्य प्रदेश कला संस्कृति के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में ट्रैवल मार्ट 2025 में शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2025 को भोपाल में किया गया है। यह योजना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई है और एक B2B परियोजना है जिसको ट्रैवल ट्रेड शो कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर आधारित है। इसका आयोजन उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन, फिल्म और अन्य क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है।
जिसमें 27 देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, घरेलू प्रतिनिधि, निवेशक शामिल हुए थे। ट्रेवल मार्ट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। यह हर वर्ष 11 से 13 अक्टूबर के बीच में होगा और यह ट्रेवल मार्ट भोपाल में आयोजित किया जाएगा। एमपी टूरिज्म के नए टीबीसी द स्टार लिस्ट को भी लॉन्च किया गया है। भगोरिया जनजाति, गौड़ जनजाति चित्रकला, मां नर्मदा जी की परिक्रमा को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी रखा गया है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भगोरिया जनजाति, गौड़ जनजाति चित्रकला, मां नर्मदा की जी की परिक्रमा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में डाला गया है। वर्ष 2024 में प्रदेश में पर्यटक की बात की जाए तो वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ था मध्य प्रदेश में। तो 2023 की अगर तुलना करें तो 19.6% और 2019 में 50.6% जो है वृद्धि है। तो 2019 से 2023 में अगर बात की जाए तो 2024 में यह पर्यटकों का आना मध्य प्रदेश में बढ़ा है, घटा नहीं है। और 2024 में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए हैं खजुराहो में, ग्वालियर में और ओरछा में सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे थे। खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा, ग्वालियर सबसे ज्यादा, ओरछा सबसे ज्यादा, खजुराहो फिर ओरछा में। धार्मिक स्थलों में अगर बात की जाए तो 10.7 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। 2023 की तुलना में 21.9% की अधिक पहुंचे हैं। और सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन उज्जैन में पहुंचे हैं, ये भी ध्यान रखना है। हालांकि पहुंचने को तो खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा में गए, लेकिन धार्मिक पर्यटन उज्जैन में गए हैं। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को हेरिटेज वीक अवार्ड 2025 के लिए हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट स्टेट श्रेणी में गोल्डन बेनयन अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश को किया गया है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को वेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। गोवा में आयोजित हुआ था प्रथम मैडेक्स समिट और अवार्ड 2025 की डिजाइनिया इंडिया के एमपी टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर को 2 श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड सम्मानित भी किया गया है। बात की जाए एमपी टूरिज्म बोर्ड को उनके सतत पर्यटन पहल के प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के लिए स्कॉच अवार्ड भी दिया गया है। तो बहुत सारे अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। अब हो सकता है कि स्कॉच अवार्ड हुआ या आपका एमपी टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर के लिए गोल्ड अवार्ड हुआ, कौन सा आ जाए क्या पता, तो आप थोड़ा याद सब रखें। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 उपयोजना के तहत चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पहल के तहत ओरछा को आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में चुना गया है और यह योजना 50 स्थलों को विकास के लिए इसमें चुना जाएगा। श्री राम वनगमन पथ, ये इंपोर्टेंट है। इसकी शुरुआत नवंबर 2007 से की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के श्री राम वनवास के समय जिन मार्गों से गुजरे थे वहां पर विकास सरकार जो है कर रही है। चित्रकूट सतना से शुरू होकर यह अमरकंटक तक जाता है। जैसे बात की है सबसे पहले कामतनाथ मंदिर सतना में, स्फटिक शिला सतना में, गुप्त गोदावरी सतना में, सती अनुसुईया सतना में, सलेहा मंदिर पन्ना में, मेहर सतना में, बड़वास कटनी में, रामलला ताल सतना में, बड़वाना कटनी में, साहेबपुरा जबलपुर में, सीतामढ़ी शहडोल में और बात की जाए अनूपपुर से, मतलब ये आपके जो जिन मार्गों से श्री राम भगवान गुजरे थे उन सारे मार्गों का विकास जो है किया जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है आप देखोगे यहाँ से और यहाँ तक वाला जो पार्ट है पूरा आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्री रामचंद्र पथगमन न्यास ट्रस्ट की स्थापना 2007 में की गई थी। पहली बैठक 16 जनवरी 2024 को चित्रकूट में की गई है। न्यास का नाम केंद्र सरकार की तरफ से श्री राम वनगमन पथ रखा गया है, जो कि 9 जिलों के 23 धार्मिक स्थलों का इसमें विकास किया जाएगा। प्रदेश में श्री राम गमन पथ मार्ग 1450 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें सतना, पन्ना, कटनी, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया आदि स्थलों को जो है चुना जा रहा है। रामचंद्र पथगमन न्यास की बात किया तो इसमें 33 सदस्य होंगे, 28 पदेन न्यासी, 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। इन सभी का जो कार्यकाल है वो अशासकीय न्यासी ट्रस्टों का वो 3 साल का होगा और अशासकीय सदस्य श्री राम के जीवन काल से शोध से जुड़े संबंधित सदस्य यहाँ पर रहने वाले हैं। अब जिस तरह से श्री राम पथगमन मार्ग है उसी तरह से एक श्री कृष्ण पथे मार्ग भी बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तीर्थ स्थलों को चुना जाएगा। संदीपनी गुरुकुल की पुनर्स्थापना उज्जैन में की जाएगी। 64 कलाओं और 14 विद्याओं की यहाँ पर शिक्षा जो है दी जाएगी। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से तीर्थ स्थलों को जोड़ा जा रहा है, संदीपनी आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जाना पाव इंदौर, अमझेरा धार को श्री कृष्ण पथे मार्ग का निर्माण जो है किया जा रहा है। श्री कृष्ण पथे मार्ग के लिए पर्यटन संस्कृति विभाग काम कर रहा है और इसमें जो है फेलोशिप भी शोध में लिए दी जा रही है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ इसकी नोडल संस्था के रूप में कार्य कर रही है और श्री कृष्ण पथे केंद्र उज्जैन में बनाया जा रहा है। श्री कृष्ण पथे न्यास की बात की जाए तो गठन का निर्माण 21 जून 2024 को मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है किया गया है। न्यास का गठन 20 नवंबर 2024 को भोपाल मुख्यालय है इसका। इसमें 28 सदस्य होंगे, 23 शासकीय सदस्य होंगे और 5 अशासकीय सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का अशासकीय सदस्यों का रहने वाला है। 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
में डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति के लिए 5 स्थलों को चुना गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के लिए जन्म स्थली महू से शुरुआत होगी, दीक्षापुर, भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण स्थली दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और लंदन स्थित शिक्षा स्थल के रूप में इन 5 स्थलों को जो है चुना गया है। नर्मदापुर जिले के मड़ई में सिल्क शोरूम प्राकृत का भी शुभारंभ किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय पलटन विभाग दोनों के संयुक्त प्रयास से अशोकनगर जिले का जो ग्राम पाणपुर है वह देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज जो है बनने जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत इंपोर्टेंट पलटन के संबंधी बात की। मध्य प्रदेश के कुछ शहीद मेलों की बात करते हैं। कौन से शहीद मेले? अब शहीद मेलों की केवल बात करेंगे। पहला आता है वीरांगना रानी अवंतीबाई शहीद मेला, 20 मार्च को लगता है हर साल बालपुर डिंडोरी में। शहीद टंटैया भील मेला प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को लगता है बड़ोरा अहिरवार खंडवा में और पाताल पानी इंदौर में। बिरसा मुंडा शहीद मेला हर साल 15 नवंबर को लगता है डगडोआ उमरिया में। रानी दुर्गावती शहीद मेला 24 जून को हर साल लगता है मंडला जिले में। राजा शंकर साय रघुनाथ साय शहीद मेला 18 सितंबर को हर साल लगता है जबलपुर जिले में। कुछ नवीन पार्कों के निर्माण हुआ है, जैसे बात की जाए पीएम टेक्सटाइल पार्क धार में बन रहा है, ग्लोबल स्किल पार्क संत शिरोमणि स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है, सिंघासा आईटी पार्क इंदौर में बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बन रहा है, जियो पार्क चित्रकूट में बन रहा है, जैव विविधता आनुवंशिक शिल्क पार्क देश का पहला है पचमढ़ी में बन रहा है, स्टार्टअप पार्क इंदौर में बन रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच में बन रहा है, जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में बन रहा है, इंडस्ट्रियल तथा लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर धार एवं देवास में बनेगा, कालीन पार्क ग्वालियर में, आपका मशाला पार्क छिंदवाड़ा में और जैव प्रौद्योगिकी पार्क देपालपुर इंदौर में। पहला डेटा सेंटर प्रस्तावित है इंदौर में और निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क आपकी देवास में बन रहा है। तो हमने आज अपनी अगर बात की जाए तो भाई 4 चैप्टरों पर बात की और चारों चैप्टर शायद आप लोगों ने अगर बिना स्किप किए अगर देख लिए होंगे और 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लोगे, हमें नहीं लगता है कि आपको याद ही नहीं हो पाएंगे। इतना तो याद हो जाएंगे कि आप एग्जाम में नहीं चुके। तो नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और पलटन के बारे में आज हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स पर कर लें। अगर स्पोर्ट्स पर इनकेस नहीं की है तो हम वन लाइनर पे भी बात कर सकते हैं, है ना, वन लाइनर पे भी बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन सी वीडियो आती है। तो चैनल पर नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। हमारी इसी चैनल पर अगर बात किया तो सिलेक्शन तक बुक आती है एमपीजीके की, हम सिलेक्शन तक एमपीजीके की बुक कवर कर रहे हैं और परीक्षा धाम की बुक आती है आपकी एमपीजीके के लिए भी। परीक्षा धाम की एमपीजीके की बुक को हम वीडियो को लगा रहे हैं, दोनों बुकों की लगा रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। एक डिटेल्स वाइज है, दूसरी एमसीक्यू वाइज है। यूनिट 10 बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन मेंबरशिप वालों को सिर्फ यूनिट 10 मिलेगी, तो आपको सिर्फ मेंबरशिप लेनी होगी और यूनिट 10 को देख पाओगे। तो आज के लिए धन्यवाद।